चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और जाहिर सी बात है जनवरी का महीना है और कई जगहों पर पहाड़ों में कम से कम बर्फबारी हो रही है, इसलिए अभी तो कुछ दिन आपको खबरों की शुरुआत इसी खबर से मिलेगी। तो लड़कियों आप लोगों में से बताइए, 2 लोग तो पहाड़ से हैं, तो आप लोग ये बताइए कि आपने कह दिया आप रियल पहाड़ी? मैं रियल पहाड़ी नहीं हूँ, पली बड़ी मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे ठंड भी ज्यादा लगती है और इसीलिए मैंने कहा पहाड़ों पे जाने का कोई फायदा नहीं है। जो यहाँ पर ही बिस्तर से उतरने को राजी नहीं है, जो यहाँ पर ही कपड़ों की लेयर पे लेयर पहन रहा है, वो क्यों बर्फबारी का मजा लेने जाएगा? लेकिन देखिए जो लोग एंजॉय करते हैं गीतिका, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है और मुझे बर्फबारी भी बहुत पसंद है और मेरा मन करता है बस जैसे मौका मिले मैं भागूं पहाड़ की तरफ। तो आपके जो रिलेटिव्स अभी पहाड़ों पर हैं, उनका फोन आता है, बात होती हुई, वो कहते होंगे बहुत मजा आ रहा है? बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है और मतलब आपका खुद का मन करता है कि आप बस पहुंच जाओ पहाड़ों पर। और सर्दियों में अलग मजा आता है पहाड़ों पर, एक तो खाने पीने की चीजों का शगुफ्ता, गरम गरम चीजें आती रहती हैं पहाड़ों पे। मैगी है, आलू है, चाय नहीं, मैगी वैगी तो बड़ा वो इंग्लिश टाइप का। आलू के गुटके, पहाड़ में एक चीज मिलती है आलू के गुटके और पहाड़ी रायता। आलू के गुटके होते हैं जैसे जीरा आलू कहते हैं ना आप लोग, उसे से पहाड़ी तड़के के साथ जम्बू इस तरह के मसाले होते हैं उत्तराखंड में, उसका छौक लगता है। तो अगर आप पहाड़ जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, आप भी टेस्ट कर लेंगे। नहीं बिल्कुल टेस्ट, और मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए कि पहाड़ी आलू के गुटके और रायता। रायता वो वाला नहीं, दिल्ली वाला रायता। सर्दियों के दिन में अगर हम स्पेशली बोले, जैसे हम लोग अगर दिल्ली में बैठे या एनसीआर में बैठ के बात करेंगे तो शाम में हम बोलेंगे हम चाय के साथ पकौड़े, समोसे ऐसा खाएं। पहाड़ों में लोग क्या खाते हैं? पहाड़ों में आलू के गुटके, आलू के गुटके। होली का जो त्योहार होता है ना, उसमें भी खास तौर पर आलू के गुटके बनते हैं। क्या बात है। मुझे लगता है जो लोग पहाड़ में हैं वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक नई चीज है जो जानना बेहद जरूरी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी की सौगात लोगों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड, हिमाचल में कुदरत ने पहाड़ों का श्रृंगार शुरू कर दिया है। बर्फीली वादियों ने, इस सौगात ने पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी खुशी ला दी है। तो श्रीनगर, पुंछ, कुपवाड़ा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेतहाशा ठंड होने के बावजूद लोग इस बर्फीले मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये बर्फ कहीं कहीं चुनौती बनकर भी सामने आई है, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने में जुटी है ताकि सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने सुंदरता बिखेरनी शुरू कर दी है। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर फैल गई है। मनाली और लाहौल की ऊंची चोटियां बर्फबारी से चांदी जैसे चमकने लगी हैं। रोहतांग पास, बारालाचा, शिंकुला, मढ़ी और अटल टनल के साउथ पोर्टल इलाके में बर्फ की फुहारों से सुंदरता काफी बढ़ गई है, जिससे पर्यटकों का जोश दोगुना हो गया है। सोलंग में तो पर्यटकों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, तो वहीं यहां से लोग जाने के लिए तैयार नहीं। केदारनाथ में भी काफी ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पूरा इलाका सफेद हो गया है। तो पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो हवाओं का रुख मैदानों में भी बदल गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत तमाम राज्यों में इन दिनों ठंड अपने तेवर दिखा रही है। पारा लुढ़कता जा रहा है और शीतलहर का असर दिखने लगा है। बिल्कुल गीतिका, और यूपी और एमपी की अगर हम बात करें तो वहां धुंध और कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिम भारत के कई शहरों में कोहरे का असर कम देखा जा रहा है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों से लेकर उत्तर भारत के तमाम पहाड़ी इलाकों तक बर्फ की सफेदी चमक रही है। पहाड़ों के ऊंचे शिखर से लेकर तंग गलियों तक सर्दी के ये रंग अब एक खूबसूरत इबारत लिख रहे हैं। कश्मीर में लगातार बर्फबारी से सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुक गई है। बर्फबारी इतनी सघन है कि रास्तों और पहाड़ियों के बीच का फर्क मिट गया है। ये सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि घाटी की वो रूह है जो हर साल सर्दियों में एक नई ताजगी के साथ लौटती है।
वहीं वादी के दिल श्रीनगर की कहानी थोड़ी जुदा है। यहाँ का मिजाज अभी खामोश मगर सख्त है। पारा 0 से नीचे लुढ़क चुका है और डल झील के किनारों पर पानी की लहरें जमने को बेताब है, लेकिन कुदरत अभी डल झील को इंतजार करने को कह रही है। कि श्रीनगर का तापमान भी जो है वो -2 से अब आकर 0 डिग्री यानी 0 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के दौरान इस तापमान में और भी गिरावट आएगी। दरअसल कश्मीर में अब बादल पूरी तरह से छट गए हैं और पहाड़ों पर मौजूद बर्फ से बर्फीली हवाएं मैदानों का रुख कर रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। हम इस वक्त डल झील के किनारे पर खड़े हैं। अभी तक ये झील जमी नहीं है, लेकिन अगर मौसम विभाग का अनुमान माने तो आने वाले दिनों के दौरान डल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। श्रीनगर की हवाओं में वो चुभन है जो बर्फबारी की दस्तक दे रही है। यहाँ का बदला मौसम सैलानियों को खूब लुभा रहा है। लोग शिकारा की सवारी करने को बेताब हैं और घाटी की सुंदरता निहार रहे हैं। अन्य लोगों से भी घाटी की खूबसूरती का दीदार करने को कह रहे हैं। ठंड इतनी है कि बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब हम श्रीनगर कई बार आ चुके हैं और इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सारे भाई 3-4 भाई हम आए हुए हैं। ठंड तो है इधर, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत जगह है ये और इधर पब्लिक को आना चाहिए। सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, है कुछ घूमने की जगह है। हम तो पब्लिक से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आके घूमें, एक बार देखकर जरूर जाए। इस बर्फीली खूबसूरती के बीच जनजीवन को थामने की जद्दोजहद भी जारी है। ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ की मोटी परतें बिछ गई है, लेकिन प्रशासन और बीआरओ के जवान सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं ताकि विकास और संपर्क की राह को ये कुदरती रुकावटें रोक न सके। बर्फ की सफेदी से कश्मीर इस वक्त एक जीवंत पेंटिंग की तरह लग रहा है। यहाँ का मौसम सैलानियों को लुभा रहा है और राज्य के पर्यटन कारोबार को पटरी पर ला रहा है। उत्तराखंड का नजारा भी कश्मीर से कुछ अलग नहीं है। चमोली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। कल बहते झरने बर्फ के स्तंभ में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ों की दरारों से रिश्ता पानी कांच की कलाकृतियों की तरह जम गया है। पहाड़ों पर नजर डालें तो लगता है सर्दी में सफेदी की चादर ओढ़े सो रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड इस समय कुदरत के एक अद्भुत और विहंगम दृश्य का गवाह बन रही है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदार का धाम इस समय पूरी तरह बर्फ के आगोश में है। मंदिर परिसर में कई फीट गहरी बर्फ जमी है और मंदिर की चोटियां चांदी की तरह चमक रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग और आसपास की पहाड़ियां अब केवल सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं। चंबा में भी जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। पेड़ पौधे जो कल तक कुदरती हरे रंग से नहाए रहते थे, अब सफेद बर्फ का बोझ उठा रहे हैं और पहाड़ों के हुस्न को दोबाला कर रहे हैं। शहरों से दूर लोग कुदरत के बीच समय बिताने के लिए बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कुल्लू में सोलांग घाटी इस समय बर्फ से ढकी हुई है। यहाँ का यही बदला मौसम सैलानियों को लुभा रहा है। कोई बर्फ की चादर पर स्कीइंग कर रहा है तो कोई पहाड़ों के खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है और उन्हें यादगार पल बना रहा है। आज शिमला में और मनाली में भी बर्फबारी देखने की मिल रही है। तो हम लगभग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आए थे, तो उस समय बहुत हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। तो अटल टनल जाने वाला जो रोड है वहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल तेज हुई। तो सोलंग वैली आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग आते तो और अच्छा मिलता, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे शिमला में, वो शिमला करा मनाली में, और आगे फर्स्ट टाइम हमने मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमने स्नो देखी है। लाइफ को बहुत इंजॉय किया है, फर्स्ट टाइम देखी है, आके बहुत मन बहुत खुश है। कश्मीर से लेकर हिमालय के इन अंचलों में ये बर्फबारी केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि प्रकृति का उत्सव है। अगर आप भी शांति और कुदरत के इस अद्भुत सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो अपने काम से थोड़ी फुर्सत निकालकर पहाड़ों में सुकून का कुछ समय बिता आइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पर एक बात है कि दिल्ली में ठंड है, कोहरा चलो है, लेकिन 2 दिन से धूप अच्छी निकल रही है, मजा आ रहा है। गर्मी लग रही है यार, किसी को लग रही है? नहीं, गर्मी तो नहीं लग रही, नहीं लग रही। सुबह और रात को असल में ठंड है और वो महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में ठीक-ठाक धूप है, बस दोपहर में मजा आता है बाहर अगर आप बैठो। हालांकि धूप है लेकिन हवा भी चल रही है साथ साथ, ठंडी हवा भी चल रही है, तो इसलिए गर्मी तो कहीं से नहीं लग रही है शगुफ्ता। नए साल का जब से आगाज हुआ है ना, नए साल का आगाज जब से हुआ है तब से मुझे लग रहा है शगुफ्ता ने लेयरिंग कुछ ज्यादा कर ली। नहीं, you know that। ये डिस्कस करेंगे शो के बाद में। नहीं, यहाँ पे you know that वाली बातें नहीं चलेगी, यहाँ पे अरे सबको बताना यार, पड़ेगा। कैमरा है तो ना वो। कैसा मौसम है दिल्ली, एनसीआर, यूपी में, आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहाड़ी इलाके में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस होने लगा है। ठंडी हवाओं ने मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। उत्तर से पूर्वोत्तर और पश्चिम से पूर्वी राज्यों तक कोहरा जोरदार तरीके से बना हुआ है और इसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। रेल से लेकर प्लेन के सफर प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। साथ ही कुछ इलाकों में शीतलहर भी चल सकती है। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए, जहां सड़कों पर कोहरे की परत दिखाई दे रही है। सुबह सुबह कोहरे और सर्द हवाओं के साथ लोगों ने कुछ ज्यादा ठंड महसूस की। ठंड के इस मौसम में गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर पूरे जोश के साथ जवान परेड की तैयारी करते दिखे। हालांकि पिछले दिन के मुकाबले कोहरा थोड़ा कम था, लेकिन ठंड कपाने के लिए काफी थी। वजह ये बताई जा रही है कि दिल्ली में हवा के चलने से कोहरे में कमी आई है, लेकिन ठंड बढ़ी है। चंडीगढ़ में भी विजिबिलिटी बेहतर रही, जबकि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में कोहरे का असर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के लिए शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर से आवाजाही पर असर दिख रहा है। लोगों का कहना है कि तापमान में गिरावट से दिक्कत हो रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और वार्निंग मौसम विभाग की ओर से अलग अलग जगह के लिए पंजाब और हरियाणा में वार्निंग इशू की गई है। और इस कड़ाके की ठंड में सुबह और शाम हालांकि फोग है, विजिबिलिटी कुछ पिछले दिनों से बेटर हुई है, लेकिन तापमान अभी भी गिरावट दर्ज कर रहा है। सुबह और शाम लोग किस तरीके से, आप देखिए कि गाड़ियों की हेडलाइट्स यूज़ कर और आवाजाही के लिए खुद को कवर कर गर्म कपड़े पहनकर बाहर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब का फरीदकोट, लुधियाना, अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, मालवा और कुछ एरिया माझे का 5 से 7 डिग्री तापमान पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द पछुआ हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। इटावा सबसे ठंडा जिला, 2.4 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि बहराइच का 3 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लखनऊ भी 8 से 9 के बीच में कपकपा रहा है। आगरा हो या अयोध्या, कोहरा और ठंड का असर हर जगह देखा जा रहा है। कानपुर भी मौसम के इस असर से अछूता नहीं है। बहुत ठंडी है भैया, दिक्कत हो रही। हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, सब कड़ाके की ठंड है। हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, बहुत गलन है, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरा घना है, कुछ दिख नहीं रहा। सामने से गाड़ी आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ठंड की वजह से पारा काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल है। लोग घरों में अलाव के सहारे ठंड को मात देने की कोशिश कर रहे हैं।
राजस्थान के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। जयपुर हो, अजमेर हो या धौलपुर, अधिकांश जिले शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं, जबकि कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तो कोहरे का इतना ज्यादा असर है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है। ट्रेन लेट चल रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी का मौसम बहुत ही तेज बढ़ रहा है और कल तो बिल्कुल साफ मौसम था। आज बहुत जोर से कोहरा है। सुबह सुबह हम सभी लोग क्षेत्रवासी सभी लोग अलाव का सहारा लेके ठंड को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर और पूर्वी भारत में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सही लग रहा है। सुबह सुबह कुहासा ज़्यादा है, सब तरफ तो अंधेरा अंधेरा दिखाई दे ही रहा है। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ठंड तो थोड़ा ज़्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक तापमान में और गिरावट आ सकती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ठंड है, ठंड किसी को अच्छी लगती है और ठंड में लोगों के अपने अपने दर्द भी होते हैं। कई लोग परेशान हो जाते हैं बर्फबारी से ज्यादा ठंड की वजह से। मैं कह रही हूँ इन लोगों को पता ही नहीं असली चाय पे चर्चा क्या है। ऑफ द कैमरा अगर आप चर्चा सुन ले कई बार तो ज्यादा इंटरेस्टेड हो ये लोग, है ना? ज्यादा पोलनी खोलनी सीधा आपको विदेशों की बर्फबारी दिखाते हैं। फ्रांस, जर्मनी में किस तरीके से हालात है, राजधानी पेरिस की तस्वीरें दिखाएंगे, जर्मनी की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल, देखिए घूमने फिरने के शौकीन लोग बर्फ से भरे इस मौसम का मजा ले रहे हैं। मौसम के संग को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी फ्रांस और जर्मनी पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी भी इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। पेरिस और बर्लिन से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इन दिनों वहां कुदरत की शानदार कारीगरी ने दोनों शहरों की सूरत ही बदल कर रख दी है। सड़कें, इमारतें, पेड़ और ऐतिहासिक धरोहर सब जगह सिर्फ बर्फ का ही कब्जा हो चुका है। इस जोरदार बर्फबारी का असर वहां के जनजीवन पर पड़ा है। सड़कों पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर भी असर देखा जा रहा है। जरूरी कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को बर्फबारी से बचने के लिए छाते का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मौसम के इस मिजाज के बावजूद घूमने फिरने के शौकीन लोग बर्फबारी का मजा लेने में पीछे नहीं हैं। कोई बर्फबारी में दोस्तों संग डांस करता नजर आया, कोई बर्फ से खेलता नजर आया, तो कोई इस बर्फबारी को अपने मोबाइल में कैद करता दिखाई दिया। फ्रांस के मौसम विभाग की ओर से 7 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अलर्ट है, जिसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। उधर बर्लिन में भी बर्फबारी के चलते कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। शहर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। लिहाजा हालात को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने के काम में एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जर्मनी में सर्दी का मौसम आमतौर पर दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। इस दौरान वहां बर्फबारी चरम पर होती है। ऐसे में बर्फबारी के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, खासकर बच्चे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ बर्फ के पुतले बनाकर उनके साथ खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए चीन के हार्बिन में ठंड के इस मौसम का पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर होने वाला हार्बिन फेस्टिवल बहुत ज़्यादा खास है। इस फेस्टिवल में सैलानी बर्फ से बनी एक अनोखी दुनिया की सैर करते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि हार्बिन शहर में बर्फ से ऐतिहासिक इमारतों और दूसरी कलाकृतियों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। बर्फ का बना ये शहर किसी फेरी टेल से कम नहीं है। ये फेस्टिवल हार्बिन शहर की ऐतिहासिक इमारतों को बर्फ की कला में फिर से जीवंत कर देता है। बर्फ और रोशनी
चीन का अद्भुत संसार एक बार फिर सज गया है चीन का हार्बिन शहर। ड्रोन में कैद हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड के भव्य उद्घाटन की खूबसूरत तस्वीरें, जिसमें दूर दूर तक बर्फ से बनी शानदार कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान पर्यटक आतिशबाजी का आनंद लेते नजर आए। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा और बर्फ से बने महल इस नजारे को और भी खास बना रहे थे। आतिशबाजी के जुलूस के बीच लोग फोटो और वीडियो बनाते दिखे। ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। आसमान में उड़ते ड्रोन ने घोड़े की आकृति बनाई, जो चीनी नववर्ष में ईयर ऑफ द हॉर्स का संकेत है। यहाँ बर्फ से बना विशाल आइस कासल लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ घूमते पर्यटक बर्फ की नक्काशी और रोशनी के मेल से बने इस अनोखे नजारे का आनंद ले रहे हैं। यहाँ के कुछ हिस्सों में कृत्रिम बर्फबारी का अनुभव भी कराया गया है, जहाँ लोग बर्फ गिरने का मजा लेते हुए खुश नजर आए। हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। बर्फ की स्लाइड्स, बड़ा ऊंचा झूला और रंगीन लाइट शो लोगों को खूब लुभा रही है। करीब 4 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ से ये पूरा बर्फीला शहर तैयार किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने के बावजूद भी सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचे थे, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ था। बर्फ, रोशनी और रंगों से सजा ये उत्सव मौसम के अनुकूल रहने पर फरवरी के मध्य तक ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में इन दिनों आस्था का सैलाब सा उमड़ा हुआ है। पिछले साल जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने विश्व कीर्तिमान बनाया, उसी तरह माघ मेले में भी भक्ति का नया रिकॉर्ड बनाए जाने की इस बार उम्मीद है। एक साल के अंदर ही प्रयागराज में एक बार फिर से भक्ति का जन सैलाब उमड़ रहा है। जहाँ देखिए, इस मेले में ऐसे तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं जो अपने संकल्प या हठ योग की वजह से चर्चा में बने हैं। मेले में अपार जनसमूह के उमड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए रेलवे ने भी भीड़ को संभालने के लिए कुछ खास इंतजाम कर रखे हैं। प्रयागराज की पावन नगरी में इन दिनों आस्था, आध्यात्म और परंपरा की अद्भुत छटा दिखाई दे रही है। संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। माघ मेले में भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। भक्ति के रंगों से सराबोर ये है रुद्राक्ष वाले बाबा। शरीर पर 43 किलो रुद्राक्ष पहने शिव योगी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी मौनी महाराज, जिनका अद्भुत रूप और ओजस्वाणी माघ मेले में एक बार फिर चर्चा बटोर रहा है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर राष्ट्र रक्षा के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची भगवान शिव की विशाल दिव्यतम ज्योतिर्लिंग बनाने जा रहे हैं, जिससे सर्व कामना सिद्ध है का प्रयोग करूंगा और 11,000 त्रिशूल स्थापित करूंगा। 101 कुंतल आहुतियां होगी, 11.25 लाख दीप जलाए जाएंगे और 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होगा। 1644वीं चक्रदंड परिक्रमा मकर संक्रांति से शुरू होकर के महाशिवरात्रि तक चलती रहेगी। देश रक्षा हो, राष्ट्र रक्षा हो, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काशी मथुरा में जाकर के अब हम शंखनाद करवाएंगे। राम का मंदिर बना हुआ है, काशी मथुरा बनाएंगे। संकल्प को लेकर के बड़े अनुष्ठान होंगे। संतों और आम श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा ने संगम लोअर मार्ग पर अपने शिविर का भूमि पूजन किया, जहां 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक अनुष्ठान होगा। सनातन और राष्ट्रहित के लिए कठिन संकल्प के साथ 5.5 करोड़ रुद्राक्ष से 11 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाने का एक अनोखा कीर्तिमान भी बनेगा। परिक्रमा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, शास्त्र का मत है। उस परिक्रमा को मैं करता हूँ, मेरे प्राण भी निकल जाए तो अफसोस नहीं होता है। काशी मथुरा मंदिर बने, बस ये संकल्प मेरे मन में होता है। इसलिए हमें न शरीर की चिंता है, न प्राण की चिंता है। राम मंदिर देखा है, काशी मथुरा देख लूं,
और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, ऐसे संकल्प को लेकर के अनुष्ठान करने के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। और उस भूमि पूजन के साथ मां गंगा से प्रार्थना है, हे मां थोड़ी सी कृपा कर देना, अनुग्रह करके अनुष्ठान को पूरा कर देना। और अब इनसे मिलिए, ये हैं हठ योगी शंकरपुरी। इनका कहना है कि समाज की भलाई के लिए ये 7 साल से एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहे हैं और जब तक संभव है जन कल्याण के लिए तप करते रहेंगे। साल से मैं खड़ेश्वरी संत हूँ और अधिक ज़्यादा तक जो है 6 से 5, 8 ऐसे जो है मैं घंटे एक पैर पे खड़ा रहता हूँ और फिर बदलता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। साधना, संकल्प और सनातन के प्रति अडिग आस्था के इस महामेले में साधु महात्माओं की मौजूदगी तो दर्ज हो ही रही है। माघ मेले में आए ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी शिव पार्वती का रूप धरकर यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं को लुभा रहे हैं। वैसे तो हर साल माघ मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन इस बार मेले में महाकुंभ की तरह नया रिकॉर्ड बनाए जाने की उम्मीद है। जहां साल 2024 में माघ मेले में 6 करोड़ लोग आए थे, वहीं इस बार अनुमान है कि श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 15 करोड़ पार कर सकता है। मेला प्रशासन के मुताबिक पौष पूर्णिमा पर यानी 3 जनवरी को शुरू हुए माघ मेले में जो पहला स्नान हुआ, उसमें संगम पर 31 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसकी अब आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और अब क्योंकि इस महीने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन भी बड़ा स्नान है, जिसमें शामिल होने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लिहाजा रेलवे विभाग भी फुल एक्शन मोड में है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने क्राउड कंट्रोल और सुगम यात्रा के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। यात्रियों को कम समय में टिकट, सही दिशा में यात्रा और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है। टिकट काउंटरों की संख्या में बढ़ोतरी की है। मेला क्षेत्र के नजदीक भी अस्थायी टिकट काउंटर स्थापित किया गया है। साथ ही 4 दिशाओं की यात्रा के लिए अलग अलग रंग के टिकट की भी व्यवस्था की गई, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के टेंट पहुंच सके और अपनी धार्मिक यात्रा बिना किसी व्यवधान के पूरी कर सके। तो प्रयागराज जंक्शन में हमने कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड के माध्यम से लोगों को प्रवेश दे रहे हैं और इसमें प्रत्येक जो रंग है वो एक विशेष दिशा को बताता है। जैसे लाल रंग बनारस एवं लखनऊ दिशा के लिए है, नीला रंग पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिशा के लिए है, हरा रंग कानपुर आगरा दिल्ली की ओर के लिए है और मानिकपुर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी सतना के लिए पीले रंग के कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड हैं। इन्हीं यात्री आश्रय शेड के माध्यम से लोगों को प्लेटफॉर्म पे और उनके डिजायर्ड जो गंतव्य है उसमें प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल तो ये मेले की शुरुआत है। जैसे जैसे आम साधकों के साथ साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो रहा है, अनुष्ठान हो रहे हैं, परिक्रमा हो रही है और आने वाले वक्त में भक्ति, आस्था और अध्यात्म का ये समंदर और गहरा होता जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन नए साल में अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं, उनका तो ध्यान रखा ही जा रहा है। साथ ही राम मंदिर परिसर के शेष निर्माण कार्य को भी पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी कड़ी में राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें मंदिर की सुरक्षा को अभेद बनाने की तैयारी चल रही है और मंदिर की बाउंड्री वॉल में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। 4 वॉच टावर का इंतजाम भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कवायद यही है कि दूर दूर से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें रामलला के दर्शन करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रामनगरी ने बीते 11 सालों में आस्था, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐसा इतिहास रचा है जिसने न केवल देश बल्कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साल 2015 के बाद से साल 2025 तक करीब 23 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगभग 15 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। नए साल के पहले हफ्ते में प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। वहीं सिर्फ 1 जनवरी को 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। ध्वजारोहण के बाद लाखों श्रद्धालु रामनगरी की आध्यात्मिक छटा का आनंद ले रहे हैं।
लिफ्ट की सुविधा से दर्शन कर रहे हैं और राम दरबार के दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। फरवरी तक मंदिर परिसर के भीतर परकोटे के अंदर के दूसरे मंदिरों के भी दर्शन श्रद्धालुओं को मिलने लगेंगे। साथ ही सप्तऋषि मंदिर में भी फरवरी तक श्रद्धालुओं के जाने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। फरवरी तक हम कोशिश करेंगे परिसर में जो अन्य मंदिर हैं परकोटे के अंदर वो भी सबको दर्शन प्राप्त हो सके। पूजन का कार्य यथावत चल रहा है वहाँ पर। ये 70 एकड़ में ज्यादातर ग्रीन, अच्छा उद्यान और दर्शनीय स्थल बनाए गए हैं जिनको लोग अपने आंखों से देख सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के विकास, निर्माण और दर्शन व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर परिसर में भव्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले अतिथियों और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थलों की व्यवस्था विकसित की जा रही है। अभेद्य होगी राम मंदिर की सुरक्षा। सुरक्षा के लिहाज से परिसर में 14 फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। मंदिर के आसपास करीब 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनेगी। सुरक्षा दीवार को अत्यंत मजबूत, बुलेट प्रूफ और आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। बाउंड्री वॉल बनाने में सीमेंट और लोहे का प्रयोग होगा। करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई में वॉच टावर की व्यवस्था होगी। आधुनिक अलार्म सिस्टम, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम होंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एजेंसियों के समन्वय से हो रही है। जिन मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है वहां जल्दी ही ध्वजारोहण किया जाएगा। वहीं पुजारियों के लिए पूजा अर्चना और रहने की सुविधा मंदिर ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या राम मंदिर परिसर न सिर्फ आस्था का केंद्र बन गया है, बल्कि सुरक्षा, सुविधा और भव्यता के नए मानक भी स्थापित कर रहा है, ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के और अधिक सुगम और दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकें। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आस्था का अटूट केंद्र है सौराष्ट्र में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। जनवरी 2026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हो गए। इसलिए इस 8 जनवरी से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सनातन चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, इस उत्सव में 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस 4 दिवसीय आयोजन में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की श्रृंखला चलेगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी जाएगी। सनातन का स्वाभिमान है सौराष्ट्र में मौजूद प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। क्योंकि सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक पूजा का स्थान या फिर एक कलात्मक इमारत भर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की गौरवशाली सभ्यता का सबसे जीवंत उदाहरण है। सोमनाथ विध्वंस से पुनरुत्थान तक की जीवंत गवाही देता है। 1026 में पहली बार इस पर हमला किया गया। इसके बाद भी इसे निशाना बनाया गया, लेकिन हिंदू समाज की सभ्यतागत आस्था को तोड़ने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही और सोमनाथ मंदिर को पहले से कहीं ज्यादा भव्य स्वरूप मिला। जनवरी 2026 में इस पर हुए हमले के 1000 साल पूरे हो गए। इसीलिए इस साल श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र पर अटूट आस्था के 1000 साल का उत्सव मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर में 8 जनवरी से स्वाभिमान पर्व शुरू होगा। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सौराष्ट्र में स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बनेंगे और साल भर कई जगहों पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री 10 जनवरी की रात को सोमनाथ पहुंचेंगे। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी में सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर एक भावनात्मक ब्लॉग भी लिखा। उन्होंने लिखा है,
सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। इस टाइम मोहम्मद गजनवी ने मंदिर पे आक्रमण किया था, उसको 1000 वर्ष पूर्ण हुए। तो आज मोदी जी ने भी ये ट्वीट करके ये मंदिर के पुनर्निर्माण एवं प्रभासक क्षेत्र के जो भी विकास अंतर्गत जो भी ट्वीट किया है वो देखते हुए आनंद हो रहा है, क्योंकि जितनी बार मंदिर का विध्वंस हुआ उतनी बार पुनर्निर्माण हुआ और एक से बढ़कर एक बार पुनर्निर्माण हुआ। साल 2026 इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि ये मंदिर के आधुनिक पुनरुद्धार की 75वीं वर्षगांठ का साल भी है। 1951 में इसकी आधुनिक प्राण प्रतिष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों का नतीजा थी। वहीं मंदिर से जुड़ी पौराणिक गाथाएं इस मंदिर के महत्व को और बढ़ाती हैं। इसीलिए इस दोहरे अवसर पर मंदिर में पूरे साल भर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य भारत की सभ्यतागत विरासत, शाश्वत तीर्थस्थल के विनाश और पुनरुद्धार की गाथा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बखान है। मंदिर में विशेष पूजा, महाआरती और आध्यात्मिक प्रवचन किए जाएंगे। साथ ही 1026 में महमूद गजनी के आक्रमण से लेकर मौजूदा विजय गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल कंटेंट भी तैयार किया गया है। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन नटराज की भूमि कहे जाने वाले देवघर में कण कण में कला का वास है और यही वजह है कि कलाकार बाबा बैद्यनाथ के धाम का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी बांसुरी से लोगों का दिल जीतने वाली उन्नति दावड़ा भी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंची। बिल्कुल, और उन्नति असल में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर थी और बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर उनकी यात्रा संपन्न हुई है, पूर्ण हुई है। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर धुन शिव भक्तों को सुनाई। बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे बाबा ने अपने धाम में बुलाया और आज मेरा 12 ज्योतिर्लिंग मतलब। जयपुर में चल रहे राजस्थान डिजीफेस्ट में पॉप कल्चर, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का अद्भुत संगम नजर आ रहा है और इस फेस्टिवल में नौजवानों के साथ स्टार्टअप से जुड़े तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। क्या खास है इस डिजीफेस्ट में, बता रही हमारी संवाददाता रिदम जैन। टेक्नोलॉजी और एआई के आज के ज़माने में हर कोई बात कर रहा है, हर एक इंडस्ट्री, हर एक फील्ड में उसका बहुत बड़ा रोल है। पर अगर मैं बात जेन जी की करूं तो उनका तो एआई के बिना कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो राजस्थान में एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें एआई के ज़रिए बहुत अलग अलग चीज़ें जेन जी के लिए दिखाई गई है और साथ ही में यहाँ हो रहा है इस राजस्थान डिजीफेस्ट के अंदर कॉमिक कॉन, जहाँ स्पेसिफिकली जेन जी या फिर नई जनरेशन के बच्चे जिनको एनिमे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको गेमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए एक खास एरिया, एक खास सेक्शन जहाँ पे उनके फेवरेट कैरेक्टर्स, उनके फेवरेट गेम्स, उनके फेवरेट कॉस्ट्यूम्स, हर एक चीज़ मिलेगी। यहाँ पे जो मिलेनियल्स हैं जिनको कॉमिक्स का शौक़ है, क्योंकि एक समय पर लोग जो है वो कॉमिक्स पढ़ा करते थे, तो जिनको कॉमिक्स का शौक़ है उनके लिए बहुत सारे खास सेक्शन हैं। जो चाचा चौधरी पढ़ना पसंद किया करते थे या फिर तेनाली रामा पढ़ना पसंद किया करते थे, उनके लिए अलग से सेक्शंस हैं। तो हर एक के लिए यहाँ पे खास कलेक्शन है। साथ ही में ये कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ पे लोग लगातार, मैं देख रही हूँ कि जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि एनिमे जो देख रहे हैं वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये कैरेक्टर्स हमें बहुत खूब नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स लगातार पीछे की साइड चल रहे हैं, शोज़ चल रहे हैं, लाइव म्यूज़िक होता है। तो ये एक ऐसा स्टॉप बना हुआ है राजस्थान में, जयपुर में, जहाँ अभी यंग जनरेशन के लोग लगातार आ रहे हैं और भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि हर एक की पसंद का कुछ ना कुछ यहाँ पे इस समय पे मौजूद है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर।
चलिए अब एक शानदार खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई हुई है। आपको बता दें यहाँ पर पुलिस ने कई लोगों को उनके खोए हुए फोन सौंप कर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। देखिए जिन जिन लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन मिले हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ, तकनीकी निगरानी और साइबर सेल की मदद से नोएडा पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए हैं और आज उन्हें उनके असली मालिकों को सौंपा गया। इस अभियान के तहत कुल 77 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। जिन लोगों को खोया फोन मिला उन्होंने अपनी खुशी भी शेयर की है। एक शख्स ने बताया कि उसने किस्तों पर फोन खरीदा था लेकिन अगले ही दिन उसका फोन खो गया था। एक छात्रा ने बताया कि उसने अपने पापा के पैसों से फोन खरीदा था। फोन पाने वाले सभी लोगों ने नोएडा पुलिस को धन्यवाद किया और उनकी इस मुहिम की सराहना भी की। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।